द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पीटर के पास खुद ही नेथनाएल आ गया होता है और वो यहाँ पर ली योना के लिए आई होती है और उसे देखकर योना काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, यहाँ तक कि उसका पूरा बॉडी भी सेक करने लगती है। और नेथनाएल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बता दिया होगा, आफ्टर ऑल वो आदमी पहले ही यहाँ पर आ चुका है, इसलिए प्लीज़ अपने शब्दों पर ओबीडियंट बने रहो। और वो पीटर को देखकर कहता है कि लेकिन वो कौन है। तो पीटर वहां से उठने लगता है। ये देखिए यूना अपने मन में कहती है कि नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो मैं श्योर हूँ कि वो अंत में लड़ेंगे। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। पीटर झुक के नेथनाएल को हाथ को पकड़ के कहता है कि ग्रीटिंग प्रोफेसर, मैं डी रैंक के किलर किम सोंगू हूँ जिसे इस मिशन के लिए असाइन किया गया है। ये सोचना कि मैं किसी डिसाइपल के साथ मिलूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं किम सोंगू डेफिनेटली पीटर की सर को आपको ला के दूंगा, इसलिए प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दे। पीटर मुस्कुरा के उसे देख रहा होता है और नेथनाएल उसे बस घूर के देख रहा होता है। फिर नेथनाएल अपने आदमियों के साथ वहां से जाते हुए कहता है कि मिस यूना प्लीज मेरे रूम में आइए। तो यूना कहती है कि मुझे माफ करें। तो नेथनाएल कहता है कि मेरे राउंड खत्म होने के बाद मैं आपको एस्कॉर्ट करने के लिए किसी को भेज दूंगा, तो चलिए बाद में मिलते हैं। और यह कह के वो अपने अंटर पंटर को लेकर चला जाता है वहाँ से। और उसे देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि डिसाइपल नेथनाएल वो कोई मजाक नहीं है। पीटर का हाथ सेक कर रहा होता है। फिर नेथनाएल अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है, तभी एक आदमी कहता है कि प्रोफेसर। तो नेथनाएल कहता है कि हाँ कहो। तो आदमी कहता है कि पार्क संडो को पकड़ने वाले पर्सन के बारे में डिवाइन ऑनर हाई स्कूल के इंस्ट्रक्टर के अनुसार बच्चे बहुत ज्यादा लकी थे। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। ये सुन के नेथनाएल कहता है कि डॉक्टर ओ, ये मुझे तय करने दे, मैंने जो प्रोफाइल मांगा था उसका क्या हुआ। आदमी कुछ पेपर्स को देते हुए कहता है कि ये रहा सर। तो नेथनाएल कहता है कि प्लीज इसे मुझे दो। पर तभी नेथनाएल के हाथ से वो सारे पेपर नीचे गिर जाता है। ये देखे वो आदमी काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, मेरे गलती से मेरे हाथ स्लिप हो गया। लेकिन नेथनाएल कुछ नहीं कहता। उसके मन में तो हमारा पीटर ही चल रहा होता है और वो अपने हाथ को देखता है और उसका हाथ भी सेक कर रहा होता है, कांप रहा होता है। और अपने मन में कहता है कि एक डी रैंकर। तभी अपने उस आदमी से कहता है कि उस लड़के का नाम क्या था। तो वो आदमी कहता है कि अगर आप पहले वाले लड़के की बात कर रहे हैं तो वो लियोना था और किम। तभी नेथनाएल कहता है कि राइट, किम सोंगू। मैं उसे अपने करीब रखने और उस पर नजर रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सैंपल बनेगा। और ये कह के वो क्रीपी से स्माइल करने लगता है। फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर कुछ बच्चों के साथ मिलकर चेस खेल रहा होता है और साथ ही जीवन से बात कर रही होती है। तो जीवन कहती है कि क्या नेथनाएल का एस्कॉर्ट। नेथनाएल इस समय पर पीटर को इंटेंसली सर्च कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको वहां से बहुत दूर चला जाना चाहिए था, फिर भी आप वहां पर क्या कर रहे हैं। आप उसके एस्कॉर्ट के पार्ट बनने का ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसके जवाब में शायद पीटर कुछ कहता है और वो सुन के जीवन अपने हाथ की ड्रिंक को इतना जोर से कुचलता है कि वो बाहर निकल आता है और चिल्ला के कहते हैं कि क्या ये मजेदार है। हालांकि वो जानता है कि पीटर यही है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। क्या ये बुढ़ा घुसट पागल हो गया है। फन माई एस। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए जल्दी करो और बाहर निकलो। अगर आप पकड़ा गए तो सनबे हम सब मरेंगे। और पीटर उसके फोन को काट देता है और कहता है कि एस्कॉर्ट, खैर जब मैं जाऊंगा तब मैं पता लगाऊंगा कि ये जगह क्या है। और इस गेम में वो बच्ची जीत गई होती है। तो पीटर उसके सर को पैट करके कहता है कि जैसा कि चेस को इनसे उम्मीद था। तो वो लड़की चिल्ला के कहती है कि वाह मैं जीत गया। तो उसके साइड वाला लड़का कहता है कि बेवकूफ, डॉक्टर ने तुम्हें इजीली छोड़ दिया। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नेथनाएल का एक आदमी पीटर को एक कार्ड दे रहा होता है और उसे कहता है कि इसे लो, ये एक की कार्ड है जो तुम्हें हॉस्पिटल के किसी भी पार्ट में जाने का एक्सेस है। तुम डी रैंक से आगे बढ़ गए हो। प्रोफेसर आमतौर पे किसी एस्कॉर्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं। खैर और कुछ नहीं, लेकिन जब तुम उनके साथ रहो तो 3 बातों का ध्यान रखो। फर्स्ट, जब तक कि वो कोई सवाल ना करे तब तक तुम बात मत करो। सेकंड, प्रोफेसर जो भी करते हैं उसके बारे में डाउट मत करना। और लास्ट में थर्ड, उनकी दया को कभी भी मना मत करना। ये सुन के पीटर अपने मन में कहता है कि क्या दया। और वो उस आदमी की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि वो इतना घबरा क्यों रहा है। और वो आदमी तो पसीना छूटने लगता है और वो कहता है कि जल्दी करो, वो इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वो दोनों ही लिफ्ट से बाहर निकलता है और सामने ही नेथनाएल खड़ा होता है। तो वो आदमी कहता है कि प्रोफेसर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मैं किम सोगू को ले आया हूँ। तो नेथनाएल कहता है कि
मुझे खुशी है कि तुमने लेट नहीं किया। और पीटर अपने मन में मुस्कुरा के कहता है कि ओह नो, वो सच में इजी नहीं होने वाला है। और देखते हैं कि नथनएल के साथ उसके बहुत सारे आदमी होते हैं और ये उसके पर्सनल लोग होते हैं। और इनका इनका कोड नेम होता है एजेंट फ्यूनेरियो। और ये ब्राज़ील का फाइटर्स है और यहाँ पर सारी ए और बी रैंक के होते हैं किलर्स। नथनएल कहता है कि तो फिर चलो राउंड को स्टार्ट करते हैं। और उन किलर्स को देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि इन लोगों की बॉडी से ब्लड का स्मेल आ रहा है। वो लोग ना तो ग्लोरी से जुड़े हुए हैं और ना ही उनके प्रति लॉयल है। वो लोग सिर्फ किंग को फॉलो करते हैं और किंग के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। नथनएल का टीम। तभी नथनएल कहता है कि पीटर का क्या हुआ। तो उसका साइड का आदमी कहता है कि हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक ही कदम उठाया है। हॉस्पिटल के सभी एंट्रेंस को सील कर दिया गया है। और देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी दरवाजे को बंद कर दिया होता है और वहाँ पर नथनएल का आदमी होता है। और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि सभी के लिए एक अनाउंसमेंट किया गया है। करंटली वायरस का एक सैंपल लीक हो गया है। जब तक डिसइंफेक्शन पूरा नहीं हो जाता है आप सभी को हॉस्पिटल के अंदर ही रहने के अनुरोध करता है। और वह आदमी नथनएल को बताता है कि फिलहाल हम एरिया को सीमित कर रहे हैं। और जहाँ तक डीएनए का कंपैरिजन, हमने ऑलरेडी पीटर की एज के आसपास के सभी एल्डर्स के ब्लड को निकाल लिया है। और एनालिसिस में लगभग 48 घंटे लगेंगे। वो हॉस्पिटल को छोड़ नहीं सकेगा। हालांकि भले ही पीटर भेस बदलने में काफ़ी ज़्यादा महारत है, फिर भी वो डीएनए को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो हॉस्पिटल को छोड़कर भाग नहीं सकता। वो बकेट में फंसा चूहा बन गया है अब। ये सिर्फ वक्त का बात है कि हम उसे पकड़ लेंगे। और ये सब कुछ सुन के पीटर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा मुझे अपना प्लान बताने के लिए। हालांकि नथानाइल, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा पर्सन है जो आसानी से किसी चीज़ के झांसे में आ जाएंगे। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि कोई चिल्ला के कहता है कि नहीं। तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है और नथानाइल उसे कहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम मेरे साथ फुटबॉल कैसे खेलोगे। ये सुन के वो बच्चा कहता है कि अगर मैं ये कर लूँ तो क्या मैं सॉकर खेल सकता हूँ। तो नथानाइल कहता है कि तुम सॉकर क्या, तुम तो स्कूल भी जा सकोगे। फिर दूसरे सीन में वो एक नर्स को कहता है कि ये पार्ट सेकंड सर्जरी के लिए अच्छा नहीं है, तो चलो रेडियलाइज नर्व का यूज़ करने का ट्राई करें। अगर आप कर सके तो ये अच्छा होगा, अगर हम प्रोफेसर योम के साथ कोलैबोरेट कर सके। तो वो नर्स कहती है कि मैं इस पर काम करूँगा प्रोफेसर। और पीटर बार बार अपने वॉच को ही देख रहा होता है, टाइम देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि कोई तो कारण होगा जिसके लिए उसने मुझे अपने एस्कॉर्ट में ज्वाइन होने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन वो अपने राउंड में ये बेकार काम क्यों कर रहा है। तभी नथानाइल उसे कहता है कि क्या तुम निराश हो। ये सुन के पीटर उसकी तरफ देखता है और नथानाइल कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने एस्कॉर्ट बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया। या फिर क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिखा रहा हो कि मैं एक डिसाइपल के रूप में कैसा हूँ। तो पीटर कहता है कि नहीं ये ठीक है। ये सुन के नथानाइल कहता है कि ठीक है, ऐसे तुम्हारा मतलब क्या है। ये तुम्हारे साफ साफ फेस पे लिखा हुआ होता है। चलो मुझे फॉलो करो, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। फिर वो लोग नीचे सीढ़ी में जा रहे होते हैं और पीटर भी हमारा पीछे पीछे जा रहा होता है। तो पीटर इस जगह को देखकर अपने मन में कहता है कि एक जगह जो ब्लूप्रिंट में और हॉस्पिटल की फ्लोर के प्लान में मार्क नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस फ्लोर में क्या है जहाँ ये सीढ़ियाँ खत्म होगा और इस सीढ़ी के अंत में क्या हो सकता है। हम बस नीचे जा रहे हैं और नीचे साइलेंस है। ये नथानाइल मुझे क्या दिखाने जा रहा है। तो नथानाइल अपने कार्ड को यूज करके दरवाजा खोलता है और कहता है कि ये कैसा है। तो पीटर वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते हैं कि उसके सारे वहाँ पर ट्यूब्स और वो इंसान सारे उसके अंदर मौजूद होता है। और नथानाइल ये सब कुछ पीटर को दिखाते हुए कहता है कि यही से मेरा आइडियल दुनिया रियलिटी बन जाता है। और पीटर ये देख के अपने मन में कहता है कि इस आदमी ने इतना अत्याचार किया है। फिर वो एक आदमी के पास जाता है और उसे पीटर को कहता है कि क्या तुम बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। तो पीटर कहता है कि मैं बस बेसिक को जानता हूँ। तो नथानाइल कहता है कि फिर समझाना आसान होगा। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था, नेचुरल सिलेक्शन के कारण सभी जीव इवॉल्व होते हैं। इवोल्यूशन कोइंसिडेंस पर बेस है और क्वालिटी के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि डार्विन गलत। इवोल्यूशन गॉड, नेचर और कोइंसिडेंस के चुना नहीं जाता है। और वो अजीब तरह से हंसते हुए कहता है कि वो मेरे द्वारा चुना जाता है। कमज़ोर को एलिमिनेट करना और स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना और उन्हें डेवलप करना। कमज़ोर और बीमार लोगों को फोर्सिबली बचाने जैसा पागल काम करने के बजाय क्या ये एक बेहतर और सिंसियर टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो किम सोंगू, यही कारण है कि मेरा नज़र तुम पर पड़ा। बट तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। कोड रेड कोड रेड।
तो उन दोनों का ध्यान भी उसी तरफ आता है और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, बेसमेंट कॉरिडोर से एक स्पेसिमेंट करंटली भाग रहा है। कॉरिडोर के सभी लोग प्लीज दरवाजा बंद करें और जब तक सिक्योरिटी टीम से स्पेसिमेंट को सिक्योर नहीं किया जाता है प्लीज खड़े रहें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक स्पेसिमेंट। और देखते ही कि कॉरिडोर से एक आदमी भाग रहा होता है। शायद इसके ऊपर भी नेथानिएल ने एक्सपेरिमेंट किया होता है। और वो भागते हुए कहता है कि सब लोग हट जाओ, साइड साइड हट जाओ। और अनाउंस हो रहा होता है कि बेसमेंट की कॉरिडोर से अभी भाग रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, इंजेक्टेड किया गया A1 रिसेप्टर से स्टेज 4 को एक्टिवेट कर दिया गया है। स्पेसिमेंट को पकड़ना इम्पॉसिबल है। और सामने दो आदमी शूट कर रहा होता है इंजेक्शन और चिल्ला के कहता है कि सभी मेंबर एरिया 51 में आओ, हम उसे ग्राउंड फ्लोर पर भागने नहीं देख सकते, हमें उसे रोकने की जरूरत है। बट वो आदमी रुकता नहीं बल्कि उन दोनों को हवा में उड़ा देता है और आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है। और अनाउंस हो रहा होता है कि वार्निंग वार्निंग, स्पेसिमेंट को पकड़ना इम्पॉसिबल है, ग्राउंड फ्लोर की ओर जाने वाले सभी गेट से टेम्पोरली बंद कर दिया जाए। और यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट होने लगता है और वो आदमी दौड़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये एग्जिट है, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गया हूँ, मुझे और तेज भागना होगा और तेज। गेट बंद होने से पहले मुझे चाहे जो भी हो ग्राउंड फ्लोर पर जाना ही होगा। और काउंटडाउन 2 1 जैसे ही होता है तभी दीवार यहाँ पर टूटता है और देखते हैं कि नेथनाएल ने अपने हाथ दीवार के आर पार करके उस आदमी को मुंह से पकड़ लिया होता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर बात कर रहा था, तो एक मामूली सा स्पेसिमेंट मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकता। और वो उसके मुंह को दबाने लगता है तो आदमी चिल्लाने लगता है। इसी के साथ वो अपने हाथ से ही उसकी सर को तोड़ देता है और पीटर को कहता है कि आई एम सॉरी, क्या हम टॉपिक पर वापस आए? तुम्हें पता है मुझे स्ट्रांग लोग पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही उस स्ट्रांग पर्सनालिटी की मसल्स, लाइटमेंट और सेल को फाड़ दिया और अलग अलग कर दिया। एक आदमी है जिसे मैं सरपस करना चाहता था। सोंगू, मैंने तुम्हें पोटेंशियल देखा है, तुम्हारे उम्र में ऐसा ताकत होना रेयर है। तुम्हारे माध्यम से मैं अपने एवोल्यूशन को रिजल्ट देखना चाहता हूँ। क्या तुम ये सोचकर एक्साइटेड नहीं हो कि तुम कितना स्ट्रांग बनोगे एवोल्यूशन के बाद? और अपने हाथ को आगे बढ़ा के कहता है कि मेरी दया को एक्सेप्ट करो, अगर ये मैं हूँ तो मैं तुम्हें एक ए रैंकर बना सकता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें एक डिसाइपल के समान स्ट्रांग बना सकता हूँ। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पीटर कॉरिडोर पे जा रहा होता है और जीवन से बात करते हुए कहता है कि मैं जानता था कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो जीवन कहती है कि हाँ सोचिए जरा, उसने अपने बेयर हैंड से ही दीवार को तोड़ दिया, ये तो डरावना है। पीटर कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात क्या है? क्या उसने दीवार के पार के प्रेजेंस को महसूस किया और उसने सही समय पर उसे पकड़ लिया और उसकी स्काल को कुचल दिया। तो जीवोन कहती है कि सन भाई, आप अभी यही सब रोक कर वहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तो पीटर कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं भी उस पावर की सोर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो जीवोन कहती है कि एक बुढ़े की जिद को कौन रोक सकता है? तो आप अब क्या करने जा रहे हैं? ओल्ड मैन्स और आपके ब्लड को एनालाइज किया जा रहा है। अरे यार, ये तो बस वक्त की बात है कि उन्हें पता चल जाए कि आप कौन हैं। पीटर कहता है कि एक तरीका है। ये सुन के जीवोन कहती है कि वो क्या है? तो पीटर कहता है कि मैं रिजल्ट्स को बदलने का प्लान बना रहा हूँ, 48 घंटे हो गया है, इसलिए ये अभी उसका रूम में होना चाहिए। और देखते हैं कि पीटर के हाथ में कुछ डीएनए कंपैरिजन एवोल्यूशन रिजल्ट का पेपर होता है। तो ये सुन के जीवोन कहती है कि सन भाई, आप उसके रूम पर रेड मारने जा रहे हैं? पर कैसे? ये सुन के पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि कैसे? मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और उसके हाथ में वही की कार्ड होता है जिसे पहले हमारे पीटर को दिया गया था। तो जीवोन कहती है कि क्या आप सीरियसली पागल हो गए हैं? अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा सन भाई? ऐसा नहीं होगा, मेरे पास वो सारा टाइम है जिसका मुझे जरूरत है। और वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि करंट टाइम 2:53 हो रहा है। इस समय पर मैं नथानियल के साथ राउंड्स पे था और मुझे ठीक से पता चल गया कि इसमें कितना टाइम लगता है। यानी पीटर जो बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था, वो देख रहा था कि नथानियल को अपने राउंड में कितना टाइम लगता है। और पीटर दरवाजा को खोल के अंदर जाता है और कहता है कि मेरे पास जितना टाइम है वो 4 मिनट और 30 सेकंड है, मुझे बस इस टाइम के अंदर रिजल्ट को अदल बदल करना होगा। और वो सारे ड्रॉस को खोलकर देख रहा होता है और इधर नेथानाइल उस बच्चे से मिलता है और फिर उस नर्स से भी बात करता है। फिर वो डॉक्टर ओ को कहता है कि डॉक्टर ओ। तो डॉक्टर ओ कहता है कि हाँ प्रोफेसर बोले। तो नेथानाइल कहता है कि क्या ओल्ड मैन के ब्लड कंपेरिजन का रिजल्ट सामने आ गया है? तो डॉक्टर ओ कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि ये आपके रूम में है, हालांकि हमने सारे ब्लड सैंपल के साथ कंपेयर किया है,
लेकिन उनमें से एक भी ब्लड सैंपल पीटर से मैच नहीं कर रहा है। ये सुन के नथानाएल कहता है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। हमने इस हॉस्पिटल के सारे बूढ़े आदमियों के ब्लड को एनालाइज किया है, लेकिन उनमें से एक भी पीटर की डीएनए से मैच नहीं करता। तो डॉक्टर वो कहता है कि शायद वो सीलिंग के अंदर छुपे होंगे। ये सुन के नथानाएल कहता है कि नहीं, ऑल राइट, चलो हम अपने इमेजिनेशन का यूज करते हैं। क्या होगा अगर पीटर उस रूप में अपीयर ना हो जिसे हम याद करते हैं? वह सीधे रूम में आ जाता है, वो भी पीटर के पीछे, और पीटर को भी ये महसूस हो जाता है। तो वो गुस्से में पीटर को कहता है कि एक मामूली सा डी रैंकर किलर डिसाइपल के पर्सनल रूम में क्या कर रहा है, खास कर जब उसका ओनर एब्सेंट हो। तो पीटर भी नेथनाएल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि पिछले 2 दिनों से नेथनाएल ने उसी समय और उसी तारीख से राउंड लगाया और उसके वापस आने में अभी भी 2.5 मिनट बाकी है। तो नेथनाएल फिर से कहता है कि मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो पीटर अपने मन में कहता है कि अभी वापस क्यों आया? अब मुझे ये मत बताना, क्या उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था? क्या उसने मुझे जो अपना दाया दिखाया था और अपने सीक्रेट बेसमेंट को दिखाया था, क्या ये सिर्फ सिर्फ मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं उसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ? क्या वो शुरू से ही मुझ पर डाउट कर रहा था? और नेथानाइल फिर से कहता है कि मुझे आंसर दो। तो पीटर थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर हंसते हुए एक फाइल को आगे बढ़ा के कहता है कि मैं यहाँ पर आपको ये देने के लिए आया था। तो नेथानाइल कहता है कि और ये क्या है? तो पीटर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है, डॉक्टर होंग ने मुझे ये तुरंत आपको देने के लिए कहा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कह के वो जैसे ही जाने वाला था, नेथानाइल उसके कंधे पे हाथ रख के उसे रोक लेता है और फाइल को देखते हुए कहता है कि ये ऐसा दिखता है जैसे कि इसे खोला गया है। तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता? क्यों, क्या तुम एल्डर्स के सैंपल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? तुम्हें इनमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अगर तुम ये भी नहीं जानते कि ये क्या है, तो फिर तुम मेरे रूम में क्या देखना चाहते थे कि तुम सीक्रेटली यहाँ पर आ गए? अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते तो फिर सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकालना होगा, सोंगू तुम। बट तभी पीटर कहता है कि प्रोफेसर, कोई पर्सन अपना स्पीच, मूवमेंट, फेशियल फ्यूचर और एक्सप्रेशन में बदलाव कर सकता है, लेकिन एक चीज ऐसा है जिसे फेक नहीं बनाया जा सकता, वो है डीएनए। हमने अभी तक पीटर को नहीं पकड़ा है ना? मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो ओल्ड मैन हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा कि हम उसे याद करते हैं। तो मैंने इस पर गौर किया और मैंने इस चार्ट का तुलना उन लोगों से की जिन्होंने हाल ही में ट्रांसजेक्शन किया है और या फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। मैं फिर से देखना चाहता था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि अगर वो मुझ पर डाउट कर रहा है तो। और पीटर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने अपना सीमा लांघ दी। पीटर को पकड़ने का मेरा इच्छा मुझ पर हावी हो गया था, मुझे पहले आपसे परमिशन लेना चाहिए था। आई एम सो सॉरी प्रोफेसर। और वो अपने मन में कहता है कि मैं इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करूंगा। तो नेथनाइल उसे कहता है कि अपने सर को ऊपर उठाओ, और वो अपनी उंगली से उसे उसकी फोरहेड को टच करके कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ कुछ है। ये बहुत अच्छा बात है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन प्लीज ग्लोरी के मेंबर के रूप में अपना डिग्निटी बनाए रखना याद रखो। प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। तो पीटर कहता है कि थैंक्स, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और नेथनाइल अपने हाथ को देखकर अपने मन में कहता है कि रियल स्किन। और पीटर कॉरिडोर से जा रहा होता है जहाँ पर एक नर्स उसे कहता है कि डॉक्टर सोंगू, मैंने सुना है कि आपने अभी तक लंच नहीं किया है। अगर आप खाना इसी तरह से स्किप करते रहे क्योंकि आप अभी यंग हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर सोंगू, आप बाद में राउंड लगाना चाहते हैं? और इधर नेथनाइल पीटर की ओल्ड पिक्चर को देखकर कहता है कि ये कोई प्रोस्थेटिक या डिस्गाइज नहीं है, लेकिन ये इस यंग लड़के का रियल स्किन है। आफ्टर ऑल ये किम सोंगू नहीं था। और वो अपने टैब को तोड़ देता है और अपने मन में हंसते हुए कहता है कि पीटर, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो? और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वेपन यूज करना और किल करने का परमिशन एक मॉडर्न क्लोजियम जो बिना किसी लॉ और सिस्टम के हो रहा है, और उस जगह का किंग है चैंपियन स्लेसर। इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये मेक्सिको की अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना की किंग है। इसका नाम है कार्टर पोगमोन और इसका निकनेम है स्लेसर। और इसका स्पेशलिटी होता है किलर किक, यानी ये किक बॉक्सिंग यूज करता है। और देखते हैं कि उस आदमी ने अपनी एक ही किक से अपने ओपोनेंट को हरा दिया होता है। और ये आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने सारे ओपोनेंट को बस अपनी एक ही किक से मार डालता है, मतलब हरा देता है। तो वहां पर हमारा नेथनाइल पहुंच जाता है और वो कहता है कि कॉमनली एक्नॉलेजमेंट, वो पर्सन जिसका पैर दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट है, यही मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, ये सच है ना? तो उसे देखकर वो आदमी कहता है कि एक एशियन, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो?
नेथनाइल उसे कहता है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैर, और उसके पैर पे इतना जोर से पंच मारता है कि उससे उसका पैर ही वो अपने हाथों से उखाड़ लेता है। फिर हमें एक दूसरा आदमी के बारे में बताया जाता है जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट होता है, और जब नेथनाइल उसके फिस्ट से अपने फिस्ट को टकराता है तो यहाँ पर वो उसे भी हरा देता है। फिर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग के बारे में बताया जाता है, और उसने एक दिन में ही इस पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। ये वाला सीन आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा। तो नेथनाइल यहाँ पर कहता है कि मैंने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को ढूंढा और उन्हें हरा दिया, लेकिन क्यों? तभी देखती है कि नेथनाइल एक आदमी को गले को पकड़ के उसके दबा रहा होता है। तो वो आदमी कहता है कि हे एशियन, तुम कभी भी बेस्ट नहीं बन सकते। तो नेथनाइल कहता है कि क्यों? तो आदमी कहता है कि जब तक कि पीटर जिंदा है। ये सुन के नेथनाइल कहता है कि पीटर, वो पीटर, तुम उसका मेंशन करने वाले पहला पर्सन नहीं हो। मैं उसका नाम सुन सुनकर बीमार और थक गया हूँ। ये पीटर आखिर है कौन? मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? मुझे बताओ। लेकिन वो आदमी तो मर गया होता है। और नेथनाइल कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उससे मिल सकता हूँ? तुम पर लानत हो पीटर। क्यों? मैं ही क्यों अकेला हूँ जो उससे मिल नहीं सकता? मुझे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बनने के लिए मुझे तुमसे मिलना है पीटर। लास्ट पर्सन जिससे तुम मिले हो उसे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो। यानी यहाँ पर वो लियोना की बात कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर ओ को कहता है कि उस पर्सन को यहाँ पर आने के लिए कहो। फिर हमें दूसरे सीन में यूना, जे और हेउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेउन कहता है कि हे लियोना, तुम फिर से कहो यहाँ पर क्यों आए हो? एक 335 के डी रैंकर इतने डेंजरस मिशन में कैसे आ सकता है? और बता दो कि जे का रैंक 333 है, और सॉरी हेउन का, और जे का रैंक होता है 334 और यूना का 335 और हमारा पीटर का होता है 336। तो उसका बात सुन के यूना कहती है कि ओह सीरियसली, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वजह है, और अगर तुम लोग पेशेंट होने का दिखावा कर रहे हो तो तुम लोग ठीक से करो ना बेवकूफ़ो। तो लोग फिर से कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें नेथनाइल के रूम में जाते हुए देखा था, क्या तुम्हें उसने कोई स्पेशल मिशन दिया हुआ है? तो यूना अपने मन में कहती है कि ये बेवकूफ़ो, तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। पर तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और कहता है कि मिस लियोना। तो उसे देखकर जे और ह्यून तो साइड में हट जाता है और सीटी बजाने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि प्रोफेसर तुमसे अभी मिलना चाहता है। ये सुन के यूना कहती है कि पर क्यों? तो वो आदमी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी सवाल मत करो। तो यूना उसके साथ जाने लगती है और पीछे से वो दोनों उसे देखकर हैरानी से कहते हैं कि ए रंग के अंडरटेकर संतोष, वाह यूना, तुम हो कौन? और इधर यूना अपने मन में कहती है कि नेथनाइल मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि नेथनाइल यूना के सामने पीटर का फोटो रखता है और कहता है कि पीटर, मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा उसे पहली बार देखना है। यह तक कि दूसरे डिसाइपल्स को भी उसके खिलाफ जिंदा रहना मुश्किल लगेगा, फिर भी तुम जिंदा रहने में कामयाब रही। पहले तो खैर मैंने सोचा कि पीटर ने तुम्हें अपने मर्जी से जाने दिया, लेकिन तुम पार्क संडो जो कि एक ए रैंक का किलर है उसके खिलाफ भी बच गई। तुम सिर्फ नाइफ चलाना जानती हो, इसके अलावा तुम में कोई भी स्पेशल बात नहीं है डी रैंक किलर ली यूना। तो यूना अपने मन में कहती है कि ये ठीक है, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, मुझे बस ये दिखावा करना है कि मुझे अंत में कुछ भी नहीं पता है। तभी नेथनाइल बहुत ही डरावना तरीके से कहता है कि क्या लियोना को चमत्कार का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, मेरे साथ के डिसाइपल्स ने एक हाइपोथेसिस बनाया है। ऑक्टोपस के हाइडआउट पर तुम्हारा पीटर का हेल्प जरूर मिला होगा, और पार्क संडो के साथ हुए इंसिडेंट के दौरान और उसके मदद के बदले में तुमने उसके साथ एक डील किया। एक अनाथ के रूप में तुम एक डिसएडवांटेज लड़की हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम पीटर को क्या दे सकती हो? इसलिए तुम उसके डबल एजेंट बन गए है ना? तुम इतना सस्पिशियस क्यों हो रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकती लियोना, तुम मरकर अपने भाई को पीछे नहीं छोड़ सकती। मैंने सुना है कि यूजिन हेमोफिलिया की वजह से काफी लंबे समय से बिस्तर पर बीमार पड़ा है। हेल्थली कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसके लिए अगला 3 साल जीना भी मुश्किल होगा। कितना शर्म की बात है यह, है ना? वो अभी भी बहुत यंग है। हालांकि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल द्वारा डेवलप किए गए $4.5 बिलियन ब्लड के सीरम इंजेक्शन के साथ। सिर्फ 1 सीसी और उसका बीमारी आसानी से दूर हो सकता है। तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, है ना? तो तुम कौन सा साइड चुनोगे? ये सुन के यूना कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या? तो पार्क संडो हंसते हुए कहता है कि उसने कहा कि वो 24 अगस्त को आएगा और मुझे ढूंढेगा, चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछे। उसे बस बताना कि तुम सब कुछ बताओगे, लेकिन सिर्फ 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे हॉस्पिटल के लॉबी में क्लॉक टावर पर
ये एक सिंपल काम है जहाँ तुम मेरा चारा बनोगे। तुम अकेले 3 साल में 4.5 बिलियन नहीं कमा सकती हो, लेकिन इस तरह तुम अपने भाई को बचा सकती हो और मैं पीटर को पा सकता हूँ। ये डील हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में रहने के लिए जगह दूंगा, इस डायग्नोसिस के साथ। ये सुन के यूना कहती है कि माफ करना, एक डायग्नोसिस? तभी यूना को एक जोरदार झटका लगती है, क्योंकि नेथानाइल ने उसकी रिस्ट को तोड़ दिया होता है और बेचारा यूना अपने हाथ को पकड़ के नीचे बैठ के चिल्ला रही होती है। और नेथानाइल उसके हाथ पे पैर रखते हुए कहता है कि हेल्दी लोग मेरे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकते। और बेचारा यूना काफी ज्यादा रो रही होती है और नेथानाइल कहता है कि जस्ट इन केस अगर तुम मेरे ऑफर को मना कर देते हो तो तुम जानते हो कि आगे डायग्नोसिस से किसका अंत होगा। तो फिर मैं अपने राउंड्स के दौरान तुमसे मिलूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है और बेचारा यूना अपने हाथ को पकड़ के वहां पर कांप रही होती है। फिर हमें लियोना की वार्ड का सीन दिखाया जाता है और बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है और यूना बैठ के सोच रही होती है कि अगर नेथानाइल को पता चल गया कि मेरा हेल्प करने वाला पर्सन किम सोंगू है तो यूजिन, किम सोंगू और मैं सब लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी तरह से सक्सेस हो जाऊं तो यूजिन को बचा सकता हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी उस रूम में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि 604 वार्ड के पेशेंट। तो यूना कहती है कि हाँ, लेकिन वो जैसे ही डॉक्टर को देखती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये हमारा पीटर होता है। और वो मुस्कुरा के कहता है कि तुम्हारा इंजेक्शन लेने का टाइम आ गया है। और वो आके सीधे बेड पे बैठ के टीवी चालू कर देता है। तो ये देख के यूना चिल्ला के कहती है कि तुम पागल, तुम यहाँ पर क्यों हो? पीटर कहता है कि अब नेशनल सिंगिंग कॉन्टेस्ट का टाइम आ गया है। ये सुन के यूना कहती है कि क्या तुम इसे मेरे रूम में क्यों देख रहे हो? तो पीटर कहता है कि मान लो कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी। यूना कहती है कि नहीं, और पीटर कहता है कि जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं दानव रेसलिंग कंपटीशन में भी देखूंगा। तो यूना उसके पास से रिमोट छीनती हुई कहती है कि मुझे रिमोट को वापस दो और तुम अभी यहाँ से निकलो। तो पीटर कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने की क्यों कोशिश कर रही हो? क्या ये उस नथनाइल की वजह से है? तो यूना कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका नाम इतना लापरवाही से लेना बंद करो। तो पीटर कहता है कि वैसे मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपना डिसाइपल का हाथ तोड़ा है। तो फिर बताओ मुझे वो कौन था? तो ये सुन के यूना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि किम सोंगू, तुम 24 अगस्त को क्या कर रहे हो? ये सुन के पीटर कहता है कि 24 अगस्त पर क्यों? तो यूना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है इसलिए। तो पीटर कहता है कि तो फिर मुझे अभी बताओ। तो यूना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। 24 को दोपहर 2 बजे टावर क्लॉक में आ जाना। पीटर पूछता है कि हॉस्पिटल के लॉबी के? तो यूना कहती है कि मुझसे सवाल पूछना बंद करो और मैं जो कह रही हूँ वो करो। और अपने मन में कहती है कि हाँ, मेरे पास यही एकमात्र चॉइस है, ये सबसे अच्छा होगा जो मैं कर सकती हूँ। और पीटर से कहती है कि तुम्हें वहां पर आना ही होगा, ठीक है? तो पीटर उसे और कुछ भी सवाल नहीं पूछता और बस कहता है कि ठीक है। ये कह के वो वहां से जाने लगता है और यहाँ पर यूना बेचारी रो रही होती है और कहती है कि यूजिन, मैंने ठीक किया है ना? यही एकमात्र चीज है जो मैं कर सकती हूँ। लेकिन पीटर वहां से गया नहीं होता है, वो उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है बहुत जल्द, 24 अगस्त। और नेथनाइल और अपने लोगों के साथ हाजिर होता है और कहता है कि 24 अगस्त, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आफ्टर ऑल उसने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर आएगा और मुझे ढूंढेगा आज। जितना जल्द हो सके मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पीटर। मिस यूना, तो पीटर कहाँ पर है? ये सुन के यूना कहती है कि वो शायद अभी अपने रास्ते पर होगा और पीटर उसी तरफ ही आ रहा होता है। इसी के साथ पीटर उस क्लॉक टावर पे पहुंच गया होता है और 2 भी बज गया होता है। और नेथनाइल अपने मन में कहता है कि जल्दी करो पीटर, मैं तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा हूँ। और इधर पीटर वहां पर पहुंच गया होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूना का भाई यूजिन यूना से कहता है कि नूना, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुन के यूना कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड? तो यूजिन कहता है कि मैंने आपके प्रोफाइल पिक में 3 लड़के को देखा। तो यूना कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो लोग बस मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यूजिन कहता है कि आपके पास फ्रेंड्स है, लेकिन मिडिल में जो लड़का था वो सच में काफी हैंडसम था। क्या आप उसे पसंद करती है नूना? तो यूना कहती है कि सीरियसली, वो बस मेरे फ्रेंड्स है। तो यूजिन कहता है कि वाह, वो सबसे लंबा भी है। मैं उन लोगों के साथ फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। 3 साल बाद मैं भी साथ में वर्ल्ड कप देखना चाहता हूँ। कोरिया के लिए चेयरअप करूंगा मैं। यूना कहती है कि हे, हम कर सकते हैं, मैं अभी फ्लाइट के टिकट खरीदने जा रही हूँ। तो ये सुन के यूजिन खुश होकर कहता है कि
ओह वाह, ये मेरा फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप होगा। लेकिन फिर वो कहते कहते रुक जाता है और कहता है कि नहीं रुको, मैं प्लेन में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और देखते हैं कि यूजिन का हाल सच में काफी ज्यादा बुरा होता है। उसके हर तरफ तो बस पाइप ही लगा होता है। बेचारा इतना छोटा है और उसे इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो उसकी बात सुन के यूना कहती है कि हे ली यूजिन, मैंने कहा था ना कि तुम इस तरह की बातें मत करो। तो ये सुन के यूजिन कहता है कि आप जानते हैं ना मेरा मतलब क्या है, प्लेन का टिकट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सुन के यूना कहती है कि एक बच्चा कब से पैसे के बारे में इतना ज्यादा चिंतित होने लगा। इसके बारे में ज्यादा चिंतित मत करो और बस वर्ल्ड कप देखने के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हारे नूना के कंट्रोल में सब कुछ है। डॉक्टर ने कहा कि न्यू मेडिसिन सच में काफी इफेक्टिव है। अगर तुम इसका वन शॉट ले लेते हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये सुन के यूजिन कहती है कि सच में?" तो यूना कहती है कि हाँ, तो ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना। यूजिन कहता है कि नूना। तो योना कहती है कि क्या हुआ बच्चे? तो यूजिन कहता है कि मैं आपके साथ काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुन के यूना कहती है कि ऐसे क्रिंजी बातें करना बंद करो, वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं सोना चाहती हूँ। तो यूजिन कहता है कि ठीक है, आप अच्छी से नींद ले, फिर हम बाद में बात करेंगे। तो यूना कहते हैं कि ठीक है। और देखते हैं कि यूना उसी हालत में पड़ी होती है जब उसके हाथ को नेथानिएल ने तोड़ दिया था, और उसी हालत में उसने यूजिन से बात की। तो वो बेचारे काफी ज्यादा तड़प रही होती है। फिर हमें 24 अगस्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना लॉबी से जा रही होती है और अपने मन में कहती है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तभी उसे नेथानिएल का आवाज़ आता है, जहाँ पर वो कहता है कि तो मिस यूना, पीटर कहाँ पर है? तो यूना कहती है कि वो शायद अभी अपने रास्ते पर होगा। और हमें पीटर को देखते हैं, जहाँ पर दो लेडीज उसे देखकर शर्मा रही होती हैं और पीटर क्लॉक टावर के पास जा रहा होता है। तो यूना अपने मन में कहती है कि किम सोंगो, तुमने जो प्रॉमिस मुझसे किया था उसे तुम्हें जरूरी रखना होगा। इसी के साथ 2 बज जाता है और ये देखे तो नेथानिएल के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। लेकिन 2 बजने के बाद भी पीटर वहाँ पर नहीं पहुंचता। ये देखकर तो नेथानिएल का मुंह ही उतर जाता है और वह फिर से यूना से पूछते हैं कि मिस यूना, पीटर अभी तक आया क्यों नहीं? तो ये सुन के यूना अपने मन में कहती है कि किम सोंगो, क्या हुआ? तुम हमारे प्रॉमिस को नहीं भूले हो, है ना? और इधर पीटर क्लॉक टावर के पास पहुंच गया होता है और अपने वॉच को देखकर अपने मन में कहता है कि 2 बजे हमें यार्ड के क्लॉक टावर में मिलना था। यूना वहाँ पर नहीं आई होती है और हमें यहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना की यार्ड में जिस दिन पीटर को उसने कहा था कि तुम 24 तारीख को क्या कर रहे हो, तो फिर तुम 2 बजे क्लॉक टावर पर आना। तो पीटर ने उससे पूछा था क्या हॉस्पिटल के लॉबी में जो हो? तो यूना कहती है कि नहीं, जो यार्ड में है वो यार्ड में जो मौजूद है तुम्हें उसके पास आना होगा। ठीक है, अगर तुम दूसरे के पास गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो पीटर भी कहता है कि अच्छा ठीक है। लेकिन यूना अभी तक वहां पर पहुंची नहीं होती है और यूना दूसरी तरफ अपने आसपास के लोगों को देखता है, जहाँ पर हर तरफ बस किलर्स ही होते हैं जो घूर के उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। और यूना अपने मन में कहती है कि अगर नेथानिएल को यह बात पता चल गया कि ऑक्टोपस को पीटर ने नहीं बल्कि किम सोंगू ने मारा था, तो वो उसे मार सकता है। रिसेप्शन की डेस्क पर, नर्सेस स्टेशन और लॉबी पर भी हर तरफ बस नेथानिएल की अंडरलिंग्स ही है। चाहे किम सोंगो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, वो उसके लिए काफी ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए प्लीज प्लीज किम सोंगो यहाँ से दूर भाग जाओ। तुम मिस्टीरियसली कहीं से अपीयर हो गए, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा था। हालांकि ये मेरे लिए पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि किसी के साथ खाना कितना अच्छा लगता है। एक साथ अच्छा टाइम शेयर करने के लिए और ज़रूरत के समय किसी पर निर्भर रहना। इसके अलावा तुम सिंसियरली सोचने वाले पहले पर्सन थे कि मैं किस में अच्छा हूँ। सोंगो, कोई रास्ता नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को धोखा दे सकती हूँ। और वो डर के मारे कांप रही होती है, क्योंकि इधर नेथानिएल बार बार उसे पूछ रहा था कि मिस यूना, क्या हुआ? तो यूना कांपती हुई कहती है कि सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मैं पीटर से कभी भी नहीं मिला। उसने मुझे फिर कभी भी कॉल नहीं किया। मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे मेडिसिन देंगे, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन नेथानिएल ने, अगर उस ग्रैंडपा को पता होता कि मैं यहाँ पर हूँ तो शायद वो वैसे भी नहीं आते। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे कुछ ऐसा काम करने के लिए कहिए जो मैं कर सकूँ। मैं कुछ भी करूँगी, मैं सफाई करने में अच्छी हूँ और मैं बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगी, इसलिए प्लीज प्लीज मेरे भाई को टच मत कीजिए। ये सुन के नेथानिएल कहता है कि मिस यूना, तुम पीटर को यहाँ पर नहीं ला सकी, ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन इसमें कोई हेल्प नहीं है, उसे मरना ही होगा।
उसके सामने ठीक नीचे यूना होती है और आसपास से उसे मारने के लिए बाकी क्लास आगे बढ़ रहा होता है। तो नेथनाएल कहता है कि क्लीनिंग ट्रेनिंग, अगर तुम यहाँ पर पीटर को नहीं ला सकती तो तुम बिल्कुल यूजलेस हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था कि अगला कौन होगा, तो उसे यहाँ पर ले आओ। पर तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और अनाउंस किया जाता है कि फायर वार्निंग, फायर वार्निंग, हॉस्पिटल में आग लग गया है। पेशेंट और मेडिकल टीम प्लीज शांत रहे और यहाँ से बाहर निकले। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हॉस्पिटल में आग लगा है। और ये सब कुछ सुन के वहाँ के सारे आम लोग वहाँ से भागने लगता है और अनाउंस होता है कि पेशेंट और मेडिकल टीम शांत रही है और यहाँ से बाहर निकले। और देखते हैं कि जियो और ह्योन भी भाग रहा होता है। तो जियो से कहता है कि ह्योन तुम्हारे कास्ट के बारे में क्या। तो ह्योन व्हील चेयर के साथ ही भागते हुए कहता है कि अरे अभी इसका परवाह कौन करता है। बट वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल के सभी गेट्स बंद हो जाते हैं। और ये देख के वो लोग हैरानी से कहता है कि क्या सभी गेट बंद हो गए। और अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर नीचे यूना बैठी होती है और हर तरफ बस किलर्स के लोग ही बचे होते हैं। तो नेथनाएल कहता है कि एक फायर, हालांकि मुझे इसका स्मेल नहीं आया, जाओ जाके इसका जांच करो। तो उसका आदमी कहता है कि ठीक है सर। और यूना भी सोचती है कि आग लग गया, वो भी अचानक से। तभी फिर से आवाज आता है, तुम रो क्यों रही हो मिस यूना। ये आवाज सुन के यूना उस तरफ देखती है और अपने मन में कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और सामने से एक आदमी आ रहा होता है और ये हमारा पीटर होता है जो सभी को फायर लगाया है ऐसे खा रहा होता है। और वो अभी भी वॉकी टॉकी में ही कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यूना उसे देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि किम सुंगू तुम यहाँ पर क्यों हो। तो पीटर कहता है कि मैं तुमसे क्लॉक टावर में मिलने के लिए प्रॉमिस किया था। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब आग लगता है तो नॉर्मल लोग सेफ जगह की ओर भागने का कोशिश करता है। तो फैक्ट ये है कि तुम लोग भागे नहीं। इसका मतलब है कि तुम लोग डॉक्टर्स और ना ही पेशेंट हो, लेकिन किलर्स हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर है। तो ये सुन के यूना थोड़ा हैरानी से कहती है कि किम सुंगू क्या। और उसके बाद सुन के नेथनाएल भी कहता है कि मुझे, तुमने अभी क्या कहा मुझे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो किम सुंगू, क्या तुम मिस यूना को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। और वह अपने और पीटर का पहला मुलाकात को याद करके कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कुछ तो बात है, लेकिन क्या तुम इन लोगों को हैंडल कर सकते हो, एजेंट फ्यूनेरेरियो। और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो असल में ब्राजील के रियो शहर के होता है। और वहाँ पर एक गांव जिसका नाम होता है फ्यूनेरेरियो। और बताया जाता है कि रियोस की झोपड़ियाँ, वहाँ पैदा हुए बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 60 साल है। और देखते हैं कि एक फादर अपने बच्चे को पकड़ के कहता है कि प्लीज प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, हमें छोड़ दो। और उन दोनों के सामने 2 गन होता है जिसे 2 बच्चे ने पकड़ के रखा होता है। ये सुन के एक बच्चा कहता है कि वाह सच में। तो दूसरा वाला बच्चा कहता है कि हालांकि कुछ शूटिंग प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा पैसा लेना ज्यादा मजेदार होगा। और दूसरे सीन में देखते हैं कि वो दोनों बच्चे भी मारे गए होते हैं और बताया जाता है कि इसका कारण यही है क्योंकि ज्यादातर बच्चे 10 साल की उम्र से ही पहले ही मर जाते हैं। लाशों की एंडलेस धारा के कारण उस जगह को फ्यूनेरेलियल टाउन कहा जाता था। सच तो यह है कि कमजोर लोग मरते हैं, तो उस जगह पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इसलिए किडनैपिंग के जरिए से ड्रग का डीलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और इसी तरह से एजेंट फ्यूनेरेरियो जो सभी क्रिमिनल बिजनेसेस को कमांड देता है। और इसी तरह ये ब्राजील में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो पता नहीं शायद ये सब कुछ हमारा पीटर बोल रहा होता है। तो ये सब कुछ सुन के नेथनाएल कहता है कि बस तुम इतना ही जानते हो, तो उस जगह पर जिंदा बचने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 लोग यही है। तो जब मुकाबला एक के साथ 100 का हो तो तुम कैसे जीत सकते हो। और वहाँ पर नेथनाएल का 100 किलर्स होता है और हमारा एक पीटर जो बाकी 100 के ऊपर भारी होता है। तो नेथनाएल हंसते हुए कहता है कि किम सोंगू, जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा है। तुम एक टाइगर के बच्चे की तरह हो। अगर तुम्हें मेरे पालन पोषण के साथ अच्छी तरह से ग्रो किया जाए तो तुम सबसे बेस्ट शिकारी बन जाओगे जो किसी को भी हरा सकते हो। हालांकि तुम अभी एडल्ट्स के खिलाफ जीत नहीं सकते, इसलिए दोस्त बनने का दिखावा करना बंद करो। तो मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे अच्छे से पालन पोषण करूंगा। तो उसकी सारे बातों को सुनने के बाद पीटर अपना मुंह घुमा लेता है। ये देखे नेथनाएल कहता है कि मैं तुम्हारे ओपिनियन को एक्नॉलेज करता हूँ। तभी 2 किलर्स उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम ये चाहते हो है ना। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे। वैसे यहाँ पर इन दोनों का नाम बताया गया है, हालांकि ये जरूरत नहीं था, लेकिन ये नीला शर्ट पैंट वाला लड़के का नाम है साओ पोलाव। और ये एक बी रंग का किलर होता है, मतलब एजेंट फिनोरेरिया का फॉर्मर।
और दूसरे का नाम है रेफेलो, और ये भी बी रैंक का किलर, और ये भी एजेंट फ्यूनेरेरियो का फॉर्मर होता है, मतलब पुराना। तो टकला बड़ा ही हंसते हुए कहता है कि एक डी रैंक टाइगर। लेकिन हमारा पीटर उन दोनों को बिना देखे ही उन लोगों के ऊपर कट लगा देता है। ये देख के सारे किलर्स और साथ ही यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और नेथनाएल भी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि उसने अपने ओपोनेंट्स को बिना देखे ही मार डाला जो ऊपर से आया था, और उसने उनके वाइटल्स पॉइंट पर भी ठीक ठीक निशाना लगाया। और देखते हैं कि पीटर ने जिस चीज के साथ उन दोनों के ऊपर कट लगाया था वो वही फाउंटेन पेन होता है जो उसने चॉय योनचंग की शोरूम से लिया था, मतलब वेपन स्टोर से लिया था। और उसके ढक्कन को दोबारा लगाते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे एक टाइगर के बच्चे के रूप में देखते हो? देखिए नेथनाएल कहता है कि क्या तुम जानते हो कि एक पर्सन को मारने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 12 सेकंड जब तुम्हारा आर्टरी कट जाता है, और 40 सेकंड अगर ये तुम्हारा नस है तो, और अगर ये तुम्हारा करोटिड आर्टरी है तो सिर्फ 12 सेकंड। मान लो कि एक पर्सन को मारने में 1 मिनट लगता है, और शोंगो को जिन किलर्स को से निपटना है उनका नंबर 100 है। मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या सोंगो 100 मिनट तक जिंदा रहेगा? और देखते हैं कि एक नेथनाएल के सारे किलर्स बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और एक किलर कहता है कि ये कंट्री बहुत ही बकवास है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शांति है, और यही वो चीज है जो मुझे जिंदा रहने का एहसास दिलाता है। तुम सहमत नहीं हो बच्चे? और पीटर भी रेडी होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, और जैसे ही पहला वाला पर्सन आता है वो उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, इसी के साथ दूसरे वाले के मुंह पर एक जोरदार किक, और वो दोनों ही उस एक एक किक में और पंच में ही ढेर हो जाता है। और पीछे से बाकी लोग आते हुए चिल्ला के कहता है कि मैं अपने भाइयों के सेक्रीफाइसेस को मरते दम तक याद रखूंगा, हमारे साथ निपटने के लिए ये काफी नहीं होगा एशियन बच्चे। चलो हम सब लोग एक बार में ही उसके ऊपर जम कर देते हैं। और ये सब कुछ देख के यूना परेशान होकर अपने मन में कहती है कि रुको, अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो सोंगो काफी ज्यादा डेंजर में पड़ जाएगा। वो धीरे धीरे कॉर्नर में जा रहा है, और देखते कि पीटर धीरे धीरे दीवार के पास जा रहा होता है। उसके पास सामने पर और ना ही पीछे जाने का कोई रास्ता होता है, और सामने की तरफ से सारे किलर्स उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो पीटर उन्हें देखकर अपने मन में कहता है कि वो जरा भी चिंतित नहीं है, हालांकि उनके साथी मर चुके हैं फिर भी उनके फाइटिंग स्पिरिट में जरा भी कमी नहीं आया है। तो एक किलर पीटर को कहता है कि तुम इस बात से हैरान क्यों हो रहे हो? इससे मुझे शर्मिंदा महसूस होता है, हम जन्म से ही साथ है, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम इसे नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम अलग ढंग से रईस हुए हो, हम अपने जान जोखिम में डालकर जिंदा रहे हैं। और वो पीटर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पीटर बड़ी तेजी से उनके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और नेथनाएल ये सब कुछ ऊपर से देखकर कहता है कि सोंगो बहुत अच्छी तरह से डॉज कर रहा है, वो बहुत फास्ट है, लेकिन अगर वो सिर्फ डॉज करता रहेगा तो जीत नहीं सकता। ओह माय, अब उसे क्या करना चाहिए? अब वो कहीं पर भाग नहीं सकता। और देखते हैं कि पीटर एकदम कॉर्नर में आ गया होता है। तो किम सोंगू देख के कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो किम सोंगू? तुम तो फंस गए, और यहाँ तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक करके हुए दर्जनों लोग हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उन सभी के खिलाफ जा सको? पीटर भी कहता है कि यहाँ बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे यही तो चाहिए था। और वो एक कबर्ड को खोलता है। ये देख के वो किलर्स कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या, वो क्या कर रहा है? हे रुको। और तभी देखते हैं कि पीटर उसके अंदर से एक पाइप को निकालता है पानी का, और ये देख के वो किलर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और पीटर उन लोगों के ऊपर पानी फेंक देता है, और वो सारे लोग पानी से हिट होके दूर जा रहा होता है। तो पीटर हंसते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? अभी तक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। पर तभी पीटर देखता है कि नल से और पानी नहीं आ रहा होता है। ये देख के पीटर कहता है कि क्या ये हमारे पानी के साथ खेलने का टाइम का अंत है? वैसे आप में से शायद बहुतों को लग रहा होगा कि अचानक से कहीं पानी स्टार्ट ना हो जाए और वो सीधे पीटर के मुंह पे न लगे। खैर, तो पीटर उस पाइप को फेंक देता है, और नेथनाएल उसे कहता है कि सोंगो, तुम काफी ज्यादा चालाक थे, लेकिन तुम किसी को वाटर कैनन के साथ मार नहीं सकते, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग सब बेवकूफ हैं? तो पीटर कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। और पीटर के हाथ में 2 इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जिससे पेशेंट को छाती में, मतलब हार्ट दोबारा स्टार्ट करने के लिए शॉक दिया जाता है ना, वो वाला। और पीटर उस करंट को पानी में नीचे दे मार के कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है। और वो उन सभी को अच्छी खासी इलेक्ट्रिक शॉक दे के नचा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मर गए होते हैं, और बहुत सारे तो खून की उल्टियाँ कर रहे होते हैं। ये देख के नथनाएल ताली बजाते हुए कहता है कि
सोंगू, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। तुम मुझे और कितना हैरान करोगे। और अपने मन में कहता है कि उसने एजेंट फ्यूनेरेरियोस को अपने आप को एक कोने में ले जाने दिया ताकि वो डेफिब्रिलेटर को यूज कर सके। सभी को वाटर कैनन के साथ हीट करने के बाद जितना उसे देखता हो वो उतना ज्यादा ही चार्मिंग होता जा रहा है। और वो पीटर को कहता है कि सोंगू, मैंने तुमसे कहा था कि इसमें तुम्हें 100 मिनट लगेगा, लेकिन मुझे खुद को सुधर लेना चाहिए। लेकिन नंबर्स लगभग आधे हो गए हैं, तो इसमें लगभग 1 घंटा लग जाना चाहिए, है ना? तो पीटर अपने हाथ से उस मशीन को गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा? हाँ, वेल ये जेनरियस है। और वो अपने हाथ में एक खाते को पकड़ता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। ये देखे नथानाएल सोचता है कि क्या वो आखिर लिख के आ रहा है, और बाकी स्किलर्स भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी पीटर उस खाते को नीचे फेंकता है जिसमें एक पिक्चर के ऊपर गले के एक क्रॉस लगा होता है। ये देख के बाकी क्लास कहता है कि ये क्या है। तो पीटर उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सब डॉक्टर्स के गाउन्स पहने हुए हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि यह क्या है? ये तुम्हारे कैरोटिड आर्टरी में चाकू लगने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग है, और ये तुम सभी का मौत का कारण बनेगा। और पीटर का कलम एक किलर के बड़े पास पहुंच गया होता है, और वो किलर अपने मन में सोचता है कि मैं इसे देखने में काफी लेट हो गया। ये लड़का ये लड़का ऐसा नहीं है जिसके साथ हम डील कर सकते हैं। और पीटर अपने उस छोटे से कलम के साथ ही सभी किलर्स के गले के ऊपर कट लगा के आगे बढ़ा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसने चोई यंगचंग को बचाने के लिए उन सारे किडनैपर के ऊपर कट लगा के आगे गुजरा था, वैसे ही। और यहाँ पर इतने सारे किलर्स को देखते देखते ही पीटर कुछ ही मिनट में ही उन्हें मार डालता है, और बाकी जो बचा कुचा किलर्स होता है वो सारे पीटर के ऊपर झपट पड़ता है। लेकिन पीटर उन्हें एक ही झटके में दूर हटा देता है। और ये सब कुछ योना बस खड़ी होकर देख रही होती है हैरानी से, और अपने मन में कहती है कि मैंने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी की स्टोरी सुनी थी, लिदी लेजेंड। मेरे आसपास के लोग हर दिन उसके बारे में बात करते थे। हालांकि हर किसी का ध्यान खींचने वाला स्टोरीज के जो हीरो थे वो उसका उल्टा था। द लेजेंड एक ऑर्डिनरी दिखने वाला ही बुजुर्ग आदमी था। मैं उन्हें ऐसा पर्सन के रूप में नहीं देखता था जो 1000 लोगों के खिलाफ लड़कर जीत सकता हो। मैं जानती थी कि मुझे अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर पीटर के बारे में वो अफवाह सच हो तो क्या वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, और वो हमारे पीटर को ही देख रहा होता है, और पीटर ने उन सभी किलर्स को मार डाला होता है। ये देखे नेथानेल हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अपने चुने हुए आदमी सोंगो से उम्मीद किया था, सिर्फ 13 मिनट में ही 100 लोगों को मारना, यानी हमारे पीटर ने बस 13 मिनट में ही 100 लोगों को मार डाला था, जहाँ पर नेथानेल ने सोचा था कि उसे शायद 100 मिनट लगेगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ये सुन के नेथानेल कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो पीटर कहता है कि वेल, तुम अभी तक जिंदा हो, अब तुम चुनो, क्या मैं ऊपर जाऊं या फिर तुम नीचे आओगे? तो ये सुन के नेथानेल ऊपर से नीचे जोर से जंप करता है, जिस वजह से नीचे की टाइल्स भी टूट जाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अपना सवाल का जवाब मिला? और या तो नेथानेल उसे कहता है कि किमसोंगू, मैं सच में कुछ चीजों के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। तुम इतना यंग एज में इतना स्किलफुल कैसे हो सकती हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तुम डी रैंकर के किलर भी हो, आखिर तुम हो कौन? एक दूसरे कंट्री से आया हुआ किलर? नहीं, तुम इसके लिए काफी ज्यादा यंग हो। तो फिर तभी पीटर उसे कहता है कि हे डॉक्टर नेथानियल, मैं अभी कुछ चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। क्या तुम्हें पता है, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं वही लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ये सुन के नेथानियल हंसते हुए कहता है कि सोंगू, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट और एरोगेंस दोनों ही अलग चीज है। ये कह के वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो पीटर अपने दोनों बाजू को सामने करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पीटर फिर भी ऊपर में हवा में उड़ने लगता है। ये देखे पीटर भी सोचता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। और योना भी हैरानी से अपने मन में कहती है कि हालांकि सोंगो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन फिर भी वो हवा में उछल गया। आखिर नेथानियल कितना स्ट्रांग है। फिर पीटर नीचे उतरने के बाद उससे थोड़ा दूरी बना लेता है, और नेथानियल को देखकर अपने मन में कहता है कि नेथानियल, आखिर वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? क्या वो सच में एक इंसान भी है? और योना परेशान होकर अपने मन में कहती है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इससे पहले उसने 100 किलर से लड़ने में अपना सारा स्ट्रेंथ यूज कर लिया, और इस रेट पर तो सोंगो हार जाएगा,
और वो चिल्ला के कहता है कि सोंगू ये बहुत ही खतरनाक है, इससे बचो। और देखते हैं कि नेथनाइल वहां पर नीचे पड़े हुए दो आदमी की लाश को उठा लेता है और पीटर को कहता है कि सोंगू तुम सच में काफी थक गए हो, हालांकि मजा तो अभी बस शुरू हुआ है। और ये देख के पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नेथनाइल ने उन दोनों लाशों को उसकी तरफ फेंक दिया होता है, जिसे पीटर ब्लॉक करने लगता है अपने हाथों से। और इधर नेथनाइल कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा थके हुए हो। और वो पीटर के पैर को पकड़ के खींचते हुए कहता है कि मैं ऐसा कोई भी बहाना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और वो पीटर को बहुत दूर तक फेंकता है और पीटर सीधे एलिवेटर के दरवाजे पे जा लगता है और अपने मन में कहता है कि उसने मुझे अपने सिर्फ एक हाथ के साथ ही फेंक दिया। मैंने पहले कभी भी किसी इंसान में इतना पावर नहीं देखा है। आखिर उसका स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? और वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी नेथनाइल आके उसके ऊपर घुटना मार के उसे एलिवेटर के अंदर ले जाता है। ये देख के यूना रोने लगती है और चिल्ला के कहती है कि सोंगू, और अपने मन में कहती है कि नेथनाइल तो अनबिलीवेबल स्ट्रांग है, सोंगू मरने वाला है। लिफ्ट नीचे चला गया, आखिर ये कितना नीचे जा रहा है? और वो लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे जा रहा होता है। नेथनाइल लिफ्ट के स्विच को बड़ी तेजी से दबा के कहता है कि सोंगू तुम काफी फास्ट थे, तो मैंने कुछ सोचा, अगर हम एक सीमित जगह में लड़ रहे हैं तो तुम भाग नहीं सकते है ना? और वो बड़ी तेजी से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे ही होंगे सोंगू? पहले की तरह तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट कहाँ पर है? मैंने सोचा था कि तुम एक मजेदार ओपोनेंट होंगे, लेकिन तुम भी दूसरे लोगों की तरह ही हो। और देखते कि उसके पंचेस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरे लिफ्ट में भी उसके मुक्के का निशान दिखाई देता है। और तभी एलिवेटर का जो रस्सी होता है वो कट जाता है और वो लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है और नीचे धड़ाम करके नीचे गिरता है, जिससे वहां पर हर तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये सब कुछ यूना ऊपर से देख के चिल्ला के कहती है कि किम सोंगू, और अपने मन में कहती है कि मुझे जल्दी से नीचे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और देखते हैं कि लिफ्ट सीधे बेसमेंट पे आ पहुंचा होता है जहाँ पर नेथनाइल का सारा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होता है। तो नेथनाइल लिफ्ट से बाहर आ चुका हुआ है और कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत से चीज है जिनके बारे में मैं क्यूरियस हूँ। मुझे आज पीटर से मिलना था, तो फिर तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारा पीटर के साथ रिश्ता क्या है? और तुम कौन हो किम सोंगू? अब ये मत कहना कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो। और देखते हैं कि पीटर लिफ्ट के अंदर बेजान हालत में बैठा होता है। ये देख के नेथनाइल हंसते हुए कहता है कि ऐसा हमेशा ही होता रहता है, जो भी मुझसे लड़ता है उसका अंत ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं अपने फाइट्स के दौरान सिंसियर रहता हूँ। हालांकि जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। सोंगू, अभी तक तुम्हारे फेस पर एक छोटा सा चोट भी नहीं लगा है। और ये सुन के पीटर हल्का सा मुस्कुराता है और नेथनाइल आगे कहता है कि मैंने इसमें अपना बहुत ताकत लगाया है, लेकिन तुमने मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। यानी इतनी देर तक एलिवेटर के अंदर नेथनाइल जितना भी अटैक कर रहा था, हमारे पीटर को उनमें से एक भी अटैक्स नहीं लगा। तो पीटर भी अपना नाटक छोड़ के उठ जाता है और अपने कपड़ों के धूल झाड़ते हुए कहता है कि मेरे बुरे मैनर्स के लिए मुझे माफ करना। मैंने एक छोटा सा बस झपकी ले लिया था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग थे। और ये सुन के तो नेथनाइल का चेहरा देखने लायक था और पीटर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा था कि तुम पहले सिंसियर थे? ठीक है, तो फिर इधर आओ, मैं भी अब सिंसियर रहूंगा। और पीटर का ये कहने का ही देरी था कि नेथनाइल गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के पीटर अपने मन में कहता है कि अब यही असली सौदा है, और वो दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराता है। वैसे हमने पिछले के एक एपिसोड में देखा था कि नेथनाइल वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्टमैन को अपने एक ही फिस्ट के से उसके पूरा एकदम बाजू तोड़ दिया था। अब देखना यह है कि पीटर का क्या होता है। खैर, तो उन दोनों का फाइट कोई अपने कैमरे में देख रहा होता है। तो ये हमारा जीवन और उसका आदमी और उसका कुत्ता होता है। तो जीवन कहती है कि क्या आप श्योर हो कि उस पर अटैक हो रहा है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, किम सोंगू को पीछे धकेला जा रहा है, क्या आप चिंतित नहीं हैं? तो जीवन कहती है कि हाँ, चिंतित। बहुत पहले मैंने उसके बारे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी सुनी थी। और बाकी का अपना मन में कहती है कि लगभग 55 साल पहले, और हमें 55 साल पहले यानी पीटर का बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग 12 डिसाइपल्स थे। हालांकि अभी यहाँ पर 8 दिखाया जा रहा है, लेकिन शायद बाद में बाकी लोग ऐड होते हैं। खैर, उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेंथ का सोर्स क्या है? तो एक लड़का कहता है कि काम डिसीजन लेने की एबिलिटी। तो दूसरा कहता है कि वेपन स्किल। तो तीसरा कहता है कि एक ऐसा टेक्निक जो किसी को भी मार सकता है। तो चौथा वाला कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रांग बॉडी है। और वहाँ पर हमारा पीटर भी हो शामिल होता है, जो सच में बचपन में भी काफी क्यूट लग रहा होता है। तो उनका इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, तुम सभी ने काफी अच्छा आंसर दिया,
और उनके सामने एक बड़ा सा बोल्डर होता है और उसे दिखाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर इस बोल्डर को तोड़ने की कोशिश करो। ये सुन के तो सभी लोग काफी ज्यादा खामोश हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि तुम सभी ने हेल वीक को पास किया है, इसलिए तुम लोग ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? तो एक लड़का कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्या सच में कोई पर्सन इसे तोड़ सकता है? और एक लड़की पीटर को देखकर कहती है कि हे पीटर, क्या तुम भाग रहे हो? तो देखते हैं कि पीटर अपने हाथ में पट्टियां बांधने लगता है। ये देख के वो लड़का कहता है कि क्या, ये पट्टियां क्या है? तुम बेवकूफ कमीने, जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम्हारा ये पट्टियां भी बकवास है। लेकिन पीटर उन लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर उस बोल्डर पे हिट करने लगता है। तो वो लड़का कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कितनी बार हिट करते हो, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। और इसी तरह से शाम हो जाता है, रात हो जाता है और दिन पार होता है इसी तरह से। फिर एक दिन सुबह देखते हैं कि वही लड़का जो पीटर को बातें सुना रहा था और साथ में एक लड़की और एक लड़का वहां पर आता है। तो लड़का कहता है कि पीटर वो कमीना, हम सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन वो 1 महीने से ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुआ है। और देखते हैं कि वो बोल्डर वैसे ही बिल्कुल ठीक ठाक वहां पर है। और वो लड़का कहता है कि आखिर हम यहाँ पर आए ही क्यों है? एंड में वो इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। मैं इसलिए नाराज था क्योंकि उसे फेवर दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे देखो जरा। तभी वो लड़की कहती है कि हे वहां पर देखो, क्या पहले भी यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ था? तो वो दूसरा वाला लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। और पहले वाला लड़के का तो सामने का नजारा देख के पसीना छूटने लगता है और वो हैरानी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्या तो फिर ये एक नया बोल्डर है? और देखते हैं कि उस क्लिप के नीचे बहुत सारा टूटा हुआ पत्थर पड़ा होता है, यानी हमारे पीटर ने सारे बोल्डर्स को तोड़ तोड़ के वहां पर फेंकता है। और जो ऊपर वाला बोल्डर था वो बिल्कुल नया था। और ये देख के वो तीनों हैरानी से कहता है कि क्या इन सबको पीटर ने तोड़ा है? फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर पीटर और नेथनाइल अपने अपने पंचेस को टकराया होता है। तो नेथनाइल उसे कहता है कि सोंगो, क्या तुम जानते हो कि एक इंसान मैक्सिमम कितना पावर को एग्जर्ट कर सकता है? स्ट्रॉन्ग मैन, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के रूप में जाना जाता है, उसमें 524 किलोग्राम वजन उठाने का ताकत है। लेकिन वो भी मेरे लिए कोई मैच का नहीं था। लेकिन ये क्या है? क्या तुम सच में एक इंसान हो? क्या ये उस पर्सन का स्ट्रेंथ है जिसे कोई ब्लेसिंग नहीं मिला? तो पीटर नेथनाइल से कहता है कि डॉक्टर नेथनाइल, क्या तुम पहले कभी किसी कार से टकराए हो? ये सुन के नेथनाइल कहता है कि तुम अचानक से किस बारे में बात कर रहे हो? तो पीटर उसके ऊपर अटैक करके कहता है कि मेरा स्ट्राइक से तुम्हें इससे भी ज्यादा हर्ट होगा। और वो उसके ऊपर इतना जोर से स्ट्राइक करता है कि नेथनाइल दूर जाके गिरता है। लेकिन उसके गिरने से पहले ही पीटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर और भी बहुत सारे अटैक कर देता है। और ये अटैक खा के नेथनाइल अपने मन में कहता है कि क्या मैं हिट हो रहा हूँ? और पीटर उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। और उसके ऊपर फाइनल अटैक करके उसके सर को सीधे कैप्सूल के अंदर कर देता है। और अभी ऐसा लग रहा होता है कि नेथनाइल का काम खत्म हो गया है। और देखते हैं कि इधर वो जीवोन का साथी खुश होकर कहता है कि वो जीत गया, किम सोंग को जीत गया। उस मोटे लैब कैप्सूल में फंसने के बाद जिंदा बचना बिल्कुल मुश्किल होगा। बट तभी कहता है कि रुको। ये सुन के जीवोन कहती है कि क्यों, क्या हो रहा है? और इधर पीटर अपने मन में कहता है कि नेथनाइल आखिर है क्या? और देखती है कि नेथनाइल उस कैप्सूल से बाहर निकलते हुए कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ, और तुम्हारे हाथ जिसका यूज तुमने मुझ पर अटैक करने के लिए किया था वो इतने जख्मों से क्यों भरा हुआ है? और देखती कि पीटर के हाथों में बिल्कुल छाले पड़े होते हैं। और इधर नेथनाइल अपने कपड़ों को उतारते हुए कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? ह्यूमन इवोल्यूशन का डिसीजन मैं खुद करता हूँ और तुम वो पहला पर्सन होंगे जो देखोगे कि मेरा मतलब क्या है। और नेथनाइल ने अपने ऊपर के सारे कपड़ों को उतार दिया होता है। ये देख के पीटर हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड, आखिर इसने अपने बॉडी के साथ क्या किया है? और पीटर के शॉकिंग चेहरे को देखकर नेथनाइल कहता है कि तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो? ये मेरा इवोल्यूशनरी लेगेसी है। और देखते हैं कि नेथनाइल का बॉडी तो अलग ही लेवल पर होता है। उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा मांसपेशियों से भरा होता है, एकदम मसल वाला, और बहुत ही ज्यादा रेड भी होता है। और उसकी बॉडी बहुत ही जबरदस्त होता है। और वो पीटर को कहता है कि तुम इतना ज्यादा हैरान क्यों हो? ये है मेरा इवोल्यूशनरी लेगेसी। और उसकी बॉडी को देखकर पीटर अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड, इसने अपनी बॉडी के साथ आखिर क्या किया है? तो नेथनाइल हंसते हुए कहता है कि सोंगू, तुमने इस शब्द को पहले कभी सुना है? एंटी फ्रेजिलिटी। अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो जो दर्द तुम मुझे दोगे
वो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग ही बनाएगा। मसल्स जो फटने और रिकवर होने पर और ज्यादा टफ हो जाता है। मैंने एक ऐसा दवा डेवलप किया जो पर्सन के रिकवरी टाइम को ड्रामेटिकली कम कर देता है। मुझे जितना ज्यादा हिट करोगे मेरा बॉडी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या है? तुम्हारा मेरे खिलाफ जीतने का संभावना लगभग 0 है। वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ के उसके गले को पकड़ लेता है और उसे अपने एक ही हाथ से उठा के नीचे जमीन पे दे मारता है जोर से, जिस वजह से हर तरफ बस धूल उड़ने लगता है। तो नेथानाएल हंसते हुए कहता है कि अब तक मेरे पकड़ में आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन शायद मुझे तुम्हें बधाई देना चाहिए। और देखते हैं कि पीटर उसके साइड में होता है, मतलब वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। और उसे देखकर नेथानाएल अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल, मुझे यकीन है कि मैंने उसकी गले को पकड़ा था। 0.1 सेकेंड, उस बहुत ही छोटे से मोमेंट में उसने अपने हाथ अंदर डाला और भागने के लिए जगह बनाया। उस छोटे से मोमेंट में उसने अपना सारा डिसीजन ले लिया और जब मैंने उसका गले को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ भी अवॉइड कर दिया। क्या उसका रिफ्लेक्सेस इंसान जैसा है? और पीटर अपने मन में कहता है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से बचकर निकल पाया। और वो अपने हाथ को देखकर कहता है कि और उसने सिर्फ एक ही पल के लिए पकड़ा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा हाथ कोई कील से ठोक दिया गया है। और पीटर के हाथ में नेथानाएल का उंगलियों का छाप पड़ जाता है। पीटर कहता है कि एक बात को तो मुझे यकीन है, अगर उसने मुझे दोबारा पकड़ा तो मैं मरने वाला हूँ। और इधर नेथानाएल और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि और मुझे और ज्यादा दिखाओ। और मैंने तुम्हारा मेडिकल चार्ट देखा था सोंगू, तुम्हारे स्किल को देखते हुए तुम एक ए रैंक वाले हो। नहीं, तुम ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा। ए रैंक किलर से तुम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। हालांकि तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अभी भी इवॉल्विंग हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है सोंगू, तुम क्यों ना एक डॉग की तरह मेरे सामने भीख मांगो, कौन जानता है मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग चीज बना सकता हूँ। तो ये सुन के पीटर चुप रहता है और अपने हाथ खड़ा करने लगता है। ये देख के नेथानाएल कहता है कि ओह, मुझे पता था कि तुम मुझे समझ गए हो। और इधर पीटर को हाथ खड़ा करते हुए देखकर जीवन का वो बूढ़ा साथी कहता है कि ऐसा लगता है कि सोंगू सरेंडर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम भी पकड़ा जाएंगे, हमें सोंगू को छोड़ देना चाहिए। और इधर पीटर नेथानाएल को कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे पता था कि तुम डिफरेंट हो। चलो जो कुछ हुआ उसे भूलकर उसी रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारा डिजायर स्ट्रांग बनना है ना? तो उसे देखकर नेथानाएल कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है? तो पीटर उसे कहता है कि उस तरह के रूड बच्चों के लिए डिसिप्लिन ही आंसर है। और आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं कि किस तरह के डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं पीटर। और पीटर इस तरह से दिखाता भी है कि वो कैसे थप्पड़ मारेगा। ये देख के नेथानाएल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ, तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए। ये कह के वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ जाता है और इधर पीटर भी उसके तरफ आगे बढ़ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रहा होता है। लेकिन ये दो तरफा नहीं बल्कि एक तरफा होता है, क्योंकि हमारा पीटर ही नेथानाएल का धुलाई कर रहा होता है और उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो रहा होता है। तो जीवन पूछती है कि वहां पर चल क्या रहा है? तो वो बूढ़ा कहता है कि मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये इंसानों के बीच का फाइट नहीं है। लेकिन देखते हैं कि नेथानाएल तो पीटर की अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल उसके अटैक को झेल रहा होता है। और पीटर को देखते हुए अपने मन में कहता है कि सोंगू, तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम उन लोगों से पूरी तरह से अलग हो जिनके खिलाफ मैंने अब तक फाइट किया है। लेकिन अनचेंजिंग ट्रूथ ये है कि मैं अभी भी इवॉल्विंग हो रहा हूँ, जबकि तुम लड़ रहे हो। ये पहली बार है जब मैं फाइट को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि मैं और कितना स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ और कितना टफ बन सकता हूँ। वो इस फाइट को तो एंजॉय कर रहा है क्योंकि पीटर उसे जितना ज्यादा मारेगा उसका बॉडी उतना ही ज्यादा टफ होता जाएगा। और आगे कहता है कि हालांकि वो डाउट्स जिनको मैं रिसॉल्व नहीं कर सकता, क्या ये बात तब भी सच है जब तुम पहले ही इसे प्रूव कर चुके हो? आखिर तुम कितना स्ट्रांग हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे मेडिकल चार्ट के पीछे कुछ और बात है। तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? क्या तुम इस फाइट को कंटिन्यू रख पाओगे? तुमने अभी तक हार क्यों नहीं माना? ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है। और वो पीटर के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि सोंगू, तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, अब इसमें कोई फायदा नहीं होगा। भले ही अब तुम कुत्ते की तरह ही भीख क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हें काट डालूंगा। और वो पीटर के पैर को पकड़ के एकदम घुमा के दूर देके फेंकता है और वो उससे इतना ज्यादा जोर से फेंकता है कि वो सारे ट्यूब्स को तोड़ते हुए गिरता है। और नेथानाएल कहता है कि तुम्हारे बॉडी के सभी छोटे हड्डियों से लेकर तुम्हारे सेल्स तक मैं तुम्हें पूरी तरह से काट के तुम्हें एग्जामिन करूंगा। ये कितना शर्म की बात है
जो लास्ट चीज तुम देख रहोगे वो है मेरा फिस्ट। और वो पीटर के ऊपर अटैक कर देता है अपनी फिस्ट से। और ये देख के जीवन का बुढ़ा साथी कहता है कि सुंगू मरने वाला है। ये सुन के जीवन चिल्ला के कहता है कि क्या, नहीं नहीं सनबाई सनबाई। बट तभी उसे आवाज आता है। पीटर कहता है कि तुमने कहा कि जितना ज्यादा तुम्हें हिट किया जाएगा तुम्हारा फिस्ट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना? अगर मसल्स शॉक में चला जाता है तो वो फट जाता है और इस प्रोसेस में वो बड़े और टफ हो जाते हैं। और तुमने कहा कि इसी रीजन की वजह से तुम स्ट्रांग हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने तुम्हारे मसल के रिकवरी टाइम को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। और देखते हैं कि नेथानिएल का जो पंच होता है वो पीटर की सीधे साइड पे पड़ता है। और ये सुन के नेथानिएल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या, इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और पीटर कहता है कि मैंने वेट किया और मैंने वेट किया ताकि तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सको। और तुम्हारा सूजा हुआ मसल्स इतना सख्त हो जाता है कि वो तुम्हारी बॉडी की सभी हड्डियों और नसों पर दबाव डालता है और आखिर में तुम बेकार हो जाओगे। तो नेथानिएल अपने मन में कहता है कि मैं अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसे पूरी तरह से भूल गया। मैं फाइट पर इतना फोकस कर रहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा बॉडी अकड़ रहा है। और दूसरी ओर ये लड़का 10 मिनट से भी कम समय के अंदर उसने मेरे ब्लेसिंग के साइड इफेक्ट का रियलाइज हो गया, कुछ ऐसा जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। और पीटर मुस्कुरा के कहता है कि एपोस्टल नेथानिएल, तुम हार गए। और ये सुन के नेथानिएल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पीटर उसे लात मार के दूर फेंक देता है। और नेथानिएल अपने मन में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस पावर को हासिल करने के लिए मैंने कितने लोगों को मार डाला, इस पावर को हासिल करने के लिए मुझे कितना दर्द सहना पड़ा। इस तरह मैंने खुद को परफेक्ट ह्यूमन बनाने के लिए मॉडिफाई किया, लेकिन मैं इस यंग बास्टर्ड के हाथों से मरने जा रहा हूँ। और वह हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसे यूज करने की जरूरत है। और वह अपने पैर के जूते में से एक चीज को निकाल के उसे मुंह में भर लेता है और कहता है कि इस ड्रग का साइड इफेक्ट मेरे मसल्स को खराब करना है, लेकिन ये मुझे अल्टीमेट ऑर्गेनिज्म में बदल सकता है। सोंगू, तुम्हें इवोल्यूशंस का एंड देखने का अधिकार है। 3 मिनट के बाद मैं दुनिया में नहीं रहूंगा और यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होता है किम सोंगू। और देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें भी एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है और वह बड़ी तेजी से पीटर की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख के पीटर भी बिल्कुल रेडी होता है और नेथानिएल बिल्कुल पागल की तरह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं खुद को जलाने जा रहा हूँ। इस टाइम मेरा फाइनल इवोल्यूशन और मेरा पंच इवोल्यूशन का हाईएस्ट स्टेज पर है जिसे मैंने कभी हासिल किया है, लेकिन अभी भी वो मेरे सारे मूव्स को पढ़ रहा है। मैं सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं हजारों लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं समझ गया इस पर्सन से मुझे जो अजीब फीलिंग्स हो रहा है। किम सोंगू इस छोटे से हेक्सागोन द्वारा डी रैंक के रूप में किसे रिकॉर्ड किया गया था। एक्सपीरियंस का पहाड़ था जो मेरे जैसा एक इंसान कभी भी पार नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस, यंग किम सोंगू के पास एक्सपीरियंस है। मानो ये स्टेज बहुत ही दूर है, आसमान के पीछे, जिसके पीछे मैं जिंदगी भर लगा रहा। वो आदमी जिसके बारे में मैं हमेशा ही सोचता था कि वो गॉड स्टेज को हासिल कर चुका है, वो है पीटर। और यहाँ पर शायद अपने अंत में नेथानिएल को समझ में आ गया कि यह किम सोंगू कोई और नहीं बल्कि पीटर है। हमें नेथानिएल के बारे में कुछ बताया जाता है। साल 2003, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं मानव जाति के लिए वॉलंटियर करूँगा। मैं अपना मेडिकल कंसियंस और डिग्निटी को यूज करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हार्म पहुँचे। मैं अपना मेडिकल नॉलेज का यूज किसी भी बुरे काम के लिए नहीं करूँगा। तो दो लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं, शायद ये लोग भी डॉक्टर होंगे। तो लड़का कहता है कि हे, ये वही है ना? वाओ, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और वो छोटा सा बच्चा आगे कहता है कि बस इतना ही, डिवाइन ऑनर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव नाहेल इल। ये छोटा सा लड़का और कोई नहीं बल्कि नेथानिएल होता है और उसका रियल नाम होता है नाहेल इल, जो हमें पहले भी पता था। और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो जीनियस जिसे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट एज में 13 साल की एज में मेडिकल स्कूल में एंटर हुआ, उसके जन्म इसी तरह से हुआ था। लेकिन नाहेल इल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और हमें 1994 के अगस्त के सीन दिखाया जाता है, बच्चों के वार्ड के सीन में, जहाँ पर एक सेंटा क्लॉज आया होता है
और सारे बच्चों को गिफ्ट दे रहा होता है। तो एक बच्चा कहता है कि सांता क्लॉज प्लीज मुझे मेरा प्रेजेंट दे। तो दूसरा कहता है कि मुझे भी। और उसके साइड वाले बेड पर नथानाएल बैठा होता है। तो उसे एक नर्स कहता है कि हेयोनिल तुम्हें भी सांता क्लॉज से अपना गिफ्ट लेना होगा। हेयोनिल लेकिन नथानाएल कुछ भी कह नहीं रहा होता है। तो नर्स फिर से कहता है कि हेयोनिल ये फैक्ट के तुम ऐसा ही पैदा हुए हो क्योंकि तुम्हें गॉड द्वारा चुना गया है। ये सुन के नथानाएल अपने मन में कहता है कि मुझे कमजोर होने के लिए चुना गया है। अगर मुझे कमजोर पैदा होने के लिए चुना गया है तो मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे हैरानी है कि वो कारण क्या हो सकता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि टीवी में क्रॉफिश के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि रेड मार्स क्रॉफिश अपने पुराने सेल को छोड़कर नए सेल बनाता है। अपने स्किन को उतारकर क्रॉफिश अपने बॉडी को स्ट्रॉन्गर और बड़ा बनाता है। और ये सुन के नथानाएल कहता है कि क्या इससे बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है? क्या गॉड मुझे यही करने को कह रहा है? वो शायद मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो इंसान नहीं कर सकते। इंसान इन एनिमल्स की तरह स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते, राइट? तो फिर मैं वो पर्सन बनूंगा जो ये हासिल करेगा। फिर हमें साल 2012 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया होता है जो काफी ज्यादा घायल होता है। तो डॉक्टर चिल्ला के कहता है कि पेशेंट को गोली लगा है और उसका हार्ट धीरे धीरे स्लो हो रहा है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुरंत सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। तो वहीं पर साइड में दो डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना ये वो एक सीरियल किलर है। तो वो लड़की कहती है कि उसके जैसे एक पर्सन हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। तो लड़का कहता है कि कौन उसे ट्रीट करना चाहेगा? तो लड़की कहती है कि अगर कोई उसका इलाज करना चाहता है तो फिर ये अमेजिंग होगा। डॉक्टर ना हेयोल इल वो एक रियल डॉक्टर है। तो नथानाएल बड़ा हो गया होता है और एक डॉक्टर भी बन गया होता है। तो उस पेशेंट को ट्रीट करते हुए अपने मन में कहता है कि वो इतने हंगामा क्यों कर रहा है? ये बस एक जॉब है। अपने एथिक्स और मोरल को इसमें शामिल करना अजीब बात है। हालांकि ये पहली बार है एक सर्जरी के दौरान जो मैंने कई बार की है, फिर भी मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। और वो आदमी बहुत ही बड़ा और हट्टा कट्टा होता है। तो नथानाएल उसकी बॉडी को देखकर, मांसपेशी इन सब को देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने जितने भी इंसानों को देखा है उनमें से उसका बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे मिला? उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, बहुत ही फैसिनेटेड हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। लेकिन तभी वो अपने होश में आता है और कहता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मेरा ड्यूटी है कि मैं मानव जाति को प्रिजर्व और इवॉल्व करूँ। क्या ये सही नहीं है? मानव जाति घट रहा है, इसलिए मेरे जैसा किसी पर्सन का जन्म होना मानव जाति के लिए एक ब्लेसिंग है। फिर तभी वो कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट फिर से मानो उसके अंदर का डीमन कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि अगर सारे मानव जाति स्ट्रॉन्गर हो जाए तो तुम भी खुश हो जाओगे, है ना? ये खराब तरीका से बनाए गए ह्यूमन राइट्स ह्यूमन इवोल्यूशन के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। क्या तुम इससे सहमत नहीं हो? तो नथानाएल कहता है कि हाँ, मेरे जैसे पर्सन को लीड करना चाहिए और मुझे भी पहला कदम उठाने की जरूरत है। ये मेरे लिए भी अपने स्किन को छोड़ने का समय है। कब तक मैं ऐसे ही जीता रहूं एक कमजोर इंसान की तरह? अपने से पीछे ना रहने के लिए मुझे स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है, क्योंकि ये दुनिया हर किसी को कमजोर और ताकतवर में अलग करता है। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्गर बनने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गर बनने पर मुझे कैसा महसूस होगा। मैं इस बारे में हमेशा ही सोचता रहता हूँ। मुझे ये जानने की क्यूरियस है कि ऐसा बॉडी होने सा कैसा लगेगा। सच में मैं खुद को रोक नहीं सकता। और यही सब कुछ सोचते सोचते नथानाएल ने उस आदमी को चीर फाड़ दिया होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देख के कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं एक ऑर्गन को सील रहा था, लेकिन होश में आने के बाद मैंने उसका ब्रेन खोल दिया था। और ये करने के बाद नथानाएल काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर भाग गया था। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और उस सिटी का नाम होता है फिनोरेरियोस, जहाँ से नथानाएल का वो 100 किलर्स आया था। और नथानाएल बताता है कि और जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था वो हमें साउथ अमेरिका के एक छोटे से शहर में छिप गया। और मैं उस शहर में क्यों छिपा? और देखते हैं कि नथानाएल उसी गड्ढे के सामने खड़ा होता है जहाँ पर सारे बच्चे को फेंक दिया गया था। तो उसी तरफ देखते हुए वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लाशों पर मैं रिसर्च कर सकता था उनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था। मैंने एक फेनामोना देखा, यानी घटना, मेरे रिसर्च को प्रूव किया।
और स्ट्रांग लोगों को मारने से मेरा ग्रोथ प्रूव हुआ। फिर मैंने उन पार्ट्स को रीइंफोर्स किया जिसका मुझे कमी था। मेरे फादर्स के डीएनए के बिना और किसी माँ की कोख उधार लिए बिना एक नया मानव जाति, मैं उस तरह का एग्जिस्टेंस था। वैसे मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे जीवन ने पीटर को पहले नेथनाइल के बारे में जब बता रहा था और उसने कहा था कि उसने 4 साल या फिर ऐसा ही कुछ साल तक वो गायब था, तो वो उस टाइम पर इसी शहर में आके इस तरह से रिसर्च कर रहा था और अचानक से फिर वो ऑनर डिवाइन हॉस्पिटल में वापस आ गया। खैर, तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर ने उसे एक ही हाथ से दूर फेंक दिया होता है और उसकी इस तरह की पावर को देखकर नेथनाइल अभी भी अपने मन में कहता है कि ये वो है जो मैं बनना चाहता था। और उन दोनों की मारपीट की वजह से वहाँ पर पूरा जगह ही एकदम तहस नहस हो गया होता है। हर तरफ बस धुआं ही उड़ा होता है और जो बीच में जो ट्यूब रखा था जो नेथनाइल ने पीटर को भरने के लिए रखा था, अभी उसी ट्यूब के नीचे वो टेक लगा के बैठा होता है। नेथनाइल का बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरा स्पिन पूरी तरह से टूट गया है और मेरा बॉडी के सारे मांस फट गया है, मैं सीरियसली एक सिंगल इंच में नहीं हिल सकता। तभी पीटर उसे कहता है कि हिलो मत, वरना तुम सिर्फ अपने कॉफिन में और ज्यादा कील ठोकोगे। नेथनाइल पीटर से पूछता है कि मुझे बस एक बात बताओ, मैंने 30 साल इन्वेस्ट किया, सिर्फ स्ट्रांग बनने के बारे में सोचा और मैंने हर दिन सहन किया। किम सोंगू, तुमने क्या किया? मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के पीटर थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम समझ पाओगे? कुछ ऐसा चीजें हैं जिसे तुम कॉपी नहीं कर सकते। मुझे एहसास है कि तुम में कितना दृढ़ता है, हालांकि मैंने 65 साल तक हार्डवर्क किया है। और वो ये कह के वहां से जाने लगता है। तो उसके बात सुन के नेथनाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 65 साल? और उसके मन में बस अभी पीटर ही आ रहा होता है जिसने 65 साल तक किलर का काम किया है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हालांकि ऐसा कई चीजें हैं जो मेरे समझ में नहीं आता एक डॉक्टर होने के नाते, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं मरने से पहले तुमसे मिला पीटर। और यहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है और हमें बताया जाता है और इसके साथ ही ऑनर हॉस्पिटल में फाइट खत्म हो गया। नेथनाइल के साथ सभी ब्राजीलियन किलर्स मर चुके थे और ग्लोरी किलर्स के बारे में सारी जानकारी मिटा दी गई थी और जो बचा। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और शाम के वक्त एक गाड़ी दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि टीचर, हम एक बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। तो टीचर कहता है कि वो क्या है? तो उस गाड़ी के अंदर जे और ह्योन बैठा होता है और टीचर भी। तो जे और ह्योन दोनों ही कहता है कि क्या अब समय नहीं आ गया है, क्या हम सीरंग तक पहुंच जाए? ये सुन के टीचर हंसते हुए कहता है कि क्या सीरंग बनना पार्क में टहलना जैसा है? तभी कोई पीछे से कहता है कि अपने कास्ट को निकालो बेवकूफो। तो वो दोनों ही कहता है कि हम फिलहाल मेथड एक्टिंग कर रहे हैं। तो पीछे वाला कहता है कि ठीक है, तो फिर तब तक करते रहो जब तक कि तुम लोग मर नहीं जाते। तो दोनों बेवकूफ़ी कहता है कि थैंक यू तुम्हारा। और रेह्योन कहता है कि लेकिन टीचर, आपने तो ये देखा ही नहीं उन ब्राजीलियन किलर्स के खिलाफ हमारा फाइट। तो टीचर कहता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया था। वैसे टीचर को भी पता चल गया है कि ये दोनों बकवास ही कर रहे हैं, बस अपना बड़ा ही। तभी जे पीछे होकर कहता है कि हे, कुछ तो कहो, हम कितना ब्रेव थे लियोना। तो पीछे हमारा यूना बैठी होती है। तो यूना कहती है कि हाँ। तो ये जवाब सुन के जे कहता है कि ये बेकार रिएक्शन क्या है? तो हमारा ह्यून कहता है कि ये बेकार नहीं है, लियोना ने फाइनली हमें एक्नॉलेज किया है। और लियोना के ध्यान तो उन लोगों की बातों पर होता ही नहीं है। और उसके साइड में हमारा पीटर बैठा होता है। तो पीटर भी उसे इस तरह से देख रहा होता है और यूना इधर सोच रही होती है कि हाँ, ये सही है, जबकि चीज़ें अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन क्यों क्यों मुझे राहत महसूस नहीं होती? और उसे नेथनाइल का बात याद आता है जहाँ पर उसने लियोना को कहा था कि मिस यूना, मैं तुम्हारे छोटे भाई को बचा सकता हूँ 4.5 बिलियन डॉलर ब्लड सीरम इंजेक्ट के साथ, जिसे हमने डेवलप किया है। बस एक इंजेक्शन के साथ ही वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तभी साइड से हमारा पीटर कहता है कि क्या ये तुम्हारे छोटे भाई की वजह से है मिस यूना? तो ये सुन के यूना कहती है कि नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं पिछले कुछ दिनों से स्कूल कैफेटेरिया का खाना नहीं खा पा रही थी, इसलिए मैं इस बारे में सोच रही थी। तो पीटर कहता है कि ठीक है, श्योर। तो यूना कहती है कि नेथनाइल के बाद से सीरम नष्ट कर दिया गया है, ये मीनिंगलेस है। तो ये सुन के पीटर कहता है कि ये सच है, लेकिन अभी भी मिस यूना, अगर ये तुम हो तो मुझे विश्वास है कि तुम कोई दूसरा मेथड ढूंढ लोगे
तो ये सुन के योना कहती है कि हाँ शुक्रिया। फिर वो लोग अपने स्कूल में आ जाता है और ह्योन बाहर निकलते हुए कहता है कि ओ ये स्मेल, कोरिया का स्मेल सबसे बेस्ट है। ये सुन के जे कहता है कि हालांकि हम लोग कोरिया छोड़ के नहीं गए थे। तो ह्योन कहता है कि हे अपने ह्योन निम के बातों को काटो मत। तो ये सुन के जे कहता है कि हालांकि हम सिर्फ 10 मिनट के अंतर पर है, मतलब यहाँ पर पता चल गया है कि ह्योन ही सबसे बड़ा भाई है और जे छोटा, लेकिन मुझे तो कुछ उल्टा ही लगा था। खैर तो टीचर उन लोगों को कहता है कि ठीक है चलो छोटे मोटे बातें बंद करो और मेक श्योर करो कि तुम लोग समय पर आओ ताकि कल तुम्हें स्कूल के लिए देर ना हो। तो ह्योन और जे दोनों ही कहता है कि ठीक है टीचर गुड नाइट, और यूना भी कहती है कि टीचर आपको गुड नाइट। तभी हमारा पीटर का नजर कहीं पर पड़ता है और वो यूना को कहती है कि मिस यूना क्या तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो। तो यूना का नजर भी साइड पे पड़ती है और वहाँ पर एक पोटली होती है। तो उसे देखकर यूना कहती है कि ये मेरा नहीं है, क्या टीचर ने इसे पीछे छोड़ दिया है। तो पीटर उसे कहता है कि कौन जानता है शायद यूजिन को ये पसंद आएगा। तो योना उस पोटली को खोलते हुए कहती है कि यूजिन तुम उसका नाम कैसे जानते हो। लेकिन तभी जैसे वो खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। तो योना ये देख के कहती है कि ये क्या है। लेकिन वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू आने लगती है और कहती है कि सोंगो तुम पर कैसे। और वो देखते हैं कि उसके अंदर वही सिरम होता है जिसके बारे में नेथानेल ने योना को वादा किया था कि उसके भाई को ठीक करने के लिए वो सिरम देगा। तो पीटर कहता है कि नेथानेल उसने सच में इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया था, और वो वहां से चला जाता है। और ये देख के योना काफी ज्यादा रोने लगती है उस बॉक्स को अपने सीने से लगा के। फिर हमें दूसरे सीन में ग्लोरी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा जगह बिल्कुल तबाह हो जाता है और वहाँ पर ग्लोरी का बॉस अपने एक आदमी के साथ आया होता है। तो वो आदमी बॉस को कहता है कि बॉस हमें सभी पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया है और बाहर से कोई भी नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ है। मैं अभी भी ये विश्वास नहीं कर सकता ये किसी इंसानों के फाइट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अभी के लिए हमने मीडिया को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए निश्चित रहिए। तो बॉस पूछता है कि क्या यह पीटर था। तो वो आदमी घबरा के कहता है कि माफ करे हाँ। तो बॉस कहता है कि क्या ये सच में पीटर था। तो वो आदमी कहता है कि हमने हॉस्पिटल के इंटरनल सीसीटीवी के फुटेज में उसे पकड़ा है। तो बॉस पूछता है कि लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है जिसने उसे देखा है। क्या किसी कैमरे में भी उसे अंदर आते हुए या फिर बाहर निकलते नहीं देख पाया गया। तो आदमी कहता है कि हाँ ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई भूत देख लिया हो। साइड से कोई कहता है कि एक घोस्ट। तो वह आवाज सुन के वो आदमी पीछे घूमता है और कहता है कि नहीं नहीं एक घोस्ट नहीं। तो उनके पीछे दो पर्सन को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या तुमने अभी घोस्ट वर्ड कहा। और उसे देखकर वो आदमी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के चिल्ला के कहता है कि नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, एक घोस्ट। और वो आदमी डर के मारे नीचे गिर पड़ता है और कांप रहा होता है। लेकिन तभी देखते देखते ही उस आदमी के बॉडी में बहुत सारे कट लग जाता है और उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने उसकी बॉडी का ऐसा हाल किया होता है और वो कहती है कि एक घोस्ट, पीटर एक घोस्ट है। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने घोस्ट वर्ड को कहने का। और वो बॉस को कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने बॉस की सब ऑर्डिनेट को मार डाला। अब लगता है कि ये शायद बॉस नहीं है, शायद उसका कोई आदमी होगा। खैर तो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। तो वो लड़की अपने स्वर्ड को म्यान में रखती हुई कहती है कि नेथनाइल तुम न्यू डिसाइपल ट्रेनिंग रिसीव करने से पहले ही मर गए। कितने शर्म की बात है ये। पीटर लगता है कि तुम्हें पिटाई करने की जरूरत है। और इस लड़की को स्वर्ड घोस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।